स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की मिट्टियाँ। कल हमने 2 मिट्टियों की बात कर ली थी। कौन सी मिट्टी पढ़ी थी? फर्स्ट तो पढ़ ली थी हमने जलोढ़, और सेकंड कौन सी पढ़ी थी? काली मिट्टी। सही है, 2 मिट्टियों की हमने बात कर ली थी। जलोढ़ देखिए, जलोढ़ को हमने 2 भागों में बांटा था, एक था बांगर और दूसरा था खादर। बांगर ऐसे क्षेत्र जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, सही है, वो ऐसे क्षेत्र, उनमें क्या पाई जाती हैं? चूने की गांठें पाई जाती हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं, सही है। और इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, तो जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं उस पर ग्राम की बसावट पाई जाती है, और ऐसे क्षेत्रों पे क्या रहते हैं? अधिवास पाए जाते हैं, ठीक है। और जो खादर क्षेत्र होते हैं वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है। कह सकते हैं कि बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। प्रतिवर्ष नई जो मिट्टी है उसका जमाव पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी होती है, विभिन्न प्रकार के उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जो अन्न का उत्पादन देती है वो कौन सी मिट्टी देती है? खादर देती है। कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उनमें सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ में खादर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी काली मिट्टी की, सही है। काली मिट्टी, कपास वाली, रेंगुड़ मिट्टी, सही है, विभिन्न नामों से इसको जाना जाता था। हमने बात की थी महाराष्ट्र में, और रीज़न भी बताया था उस क्षेत्र का कि कपास बोई जाती है, और इसी कारण जो बॉम्बे है उसको क्या बोला जाता है? भारत का मानचेस्टर बोला जाता है। सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। जलवायु अनुकूल होती है, इसलिए वस्त्र निर्माण से संबंधित उद्योग यहाँ पर स्थापित है। सूरत का भी आपको पता है कि कपड़ों या साड़ियों के लिए फेमस स्थान है। रीजन क्या है? स्थानीय रूप से कपास का उत्पादन होता है, अनुकूल जलवायु है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्री हैं, वस्त्र बनाने के कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी देखिए, काली मिट्टी थी, रंग कैसा था? काला था। लाल मिट्टी है, रंग कैसा है? लाल है। क्यों है? लोहे के ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है? लाल पाया जाता है। प्रायद्वीप के अधिकांश भाग पर यह जो मिट्टी है प्रायद्वीप के अधिकांश भाग पर पाई जाती है। देखिए आप, लाल मिट्टी है, ये आप इधर से देखिए, महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है, एमपी में, छत्तीसगढ़, इस वाले पूरे क्षेत्र में, ये नीचे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सबसे अधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इस पूरे जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, इस पूरे भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी जो है, इसका जो निर्माण है किससे हुआ है? प्राचीन रवेदार चट्टानों से। प्राचीन रवेदार जो चट्टानें थी उनसे क्या हुआ था? इसका प्राचीन रवेदार और जो नीच चट्टानें हैं उसके अपर्दन और अपक्षय से, अपर्दन और अपक्षय से क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ है। जो प्राचीन रवेदार और जो नीच चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से क्या होता है? इस मृदा का निर्माण होता है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, सही है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में यह पाई जाती है। और लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा पाया जाता है? लाल रंग का पाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड कह लीजिए, या लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा पाया जाता है? लाल पाया जाता है। और इसमें किन किन पदार्थों की कमी होती है? देखिए, कमी के लिए एरो नीचे लगाना, अधिकता के लिए एरो ऊपर लगाना, सही है। और इसमें कमी किस किस की पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, और तीसरा हम बोलेंगे ह्यूमस, सही है। ह्यूमस को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोल देते हैं, ठीक है। इन तीनों की क्या पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस, इन तीनों पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है? एक प्राकृतिक दृष्टि की अगर हम बात करें, हमने वो जो स्टेट की अगर बात करी वो थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, सही है भाई। हमने राज्य बताए कि तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें बुंदेलखंड, सही है, बुंदेलखंड कहाँ? एमपी में, एमपी वाला इसे नीचे वाले भाग में।
उसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ में एक दंडकारण्य क्षेत्र है, करवाया था ना, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी यह लाल मिट्टी पाई जाती है। रांची का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है, देखिए आप ये वाला इधर भी सही है, मेघालय का पठार है। और बात करें प्रायद्वीपीय भाग के इस वाले तमिलनाडु वाले इस वाले क्षेत्र में भी कुछ जगह पर यह लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक और प्राकृतिक। राजनीतिक में हमने बात करी कौन से की, उड़ीसा, तमिलनाडु, जो स्टेट आ रहे हैं उनकी बात करी, मेघालय आ रहा है। और अगर प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ का मैदान, रांची का और छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इन सभी क्षेत्रों पर यह मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं कि यह जो मृदा है, पूर्वांचल की बात करें, अब मेघालय में आपको पता है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस वाले भाग में अगर मेघालय की बात करें, आपको पता है कि ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये आपका क्या बनता है, मेघालय बनता है, यहाँ आता है मेघालय। तो इस मेघालय में जो गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, हमारे सीरीज से पहाड़ियाँ चलती हैं, सही है ना। मैंने बताया भी होगा आपको कि इस अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, हमारा मेघालय है, गारो, खासी, जैंतिया बताया था ना। यहाँ पे मोसिनराम है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ भी क्या पाया जाता है, ये गारो, खासी और ये जैंतिया। तो इन जो मेघालय वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यही लाल मिट्टी पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रेनाइट है, नीस है और शिस्ट है, ये जो चट्टानें होती हैं ये अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं। ग्रेनाइट है, नीस है, शिस्ट है, ये अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती है। उससे क्या होती है, इसकी रचना होती है। अपर्दन का होता है कटाव, अपक्षय का मतलब उसी स्थान पर उसका टूट कर गिर जाना। तो उससे क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। लोहे का अंश इतना अधिक पाया जाता है कि जिसके कारण इसका रंग कैसा पाया जाता है, लाल पाया जाता है। दूसरा कहें, 3 चीज़ों की मैंने इसमें कमी बताई थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमस की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु की जो लाल मृदा है और लाल ग्रेनाइट के टूटने से क्या हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। और उथले गठन वाली होती है, कह सकते हैं कि ऐसी जो मृदा है उसमें मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। दलहन होती हैं दाल वाली फसलें, तिलहन होती है तेल वाली। ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उनको हम क्या कहेंगे, तिलहन, सही है। और ऐसी फसलें जिनसे दाल बनती है उनको हम क्या कहेंगे, दलहन। तो मोटे अनाज और दलहन और तिलहन ये फसलों का क्या किया जाता है, यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से तमिलनाडु और कर्नाटक में इस मृदा में बागान लगाते हैं। किसके लगाते हैं, रबड़ और कहवा के। कहवा क्या होता है, कॉफ़ी, सही है। रबड़ और कहवा है उसके यहाँ पर बागान लगाए जाते हैं। तो ये थी हमारी लाल मिट्टी, कह सकते हैं मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। और वैसे प्रायद्वीप के अधिकांश भाग में। रीज़न क्या है, लाल क्यों है, लोहे की अधिकता के कारण या लोहे की ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है, लाल पाया जाता है। प्राचीन रवेदार चट्टानें जो होती हैं, नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, उनके अपर्दन और अपक्षय से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ। अपर्दन अपक्षय का मतलब होता है वो चट्टान उसी स्थान पर टूटकर बिखर गई, तो उससे क्या हुआ, इस मिट्टी का निर्माण हुआ। तमिलनाडु में पाई जाती है। मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय में जैसे जैसे हमारे कृषि प्रारूप में परिवर्तन होता जा रहा है उसी अकॉर्डिंग रबड़ और जो कहवा है, कहवा होता है कॉफ़ी, उसके बागान भी लगने प्रारंभ हो गए हैं। और प्राकृतिक रूप से हमने बात करी थी, दंडकारण्य क्षेत्र है, रांची का पठार है, बुंदेलखंड है, और कौन सा था, छोटा नागपुर पठार है। तो यहाँ क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट मिट्टी है उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट मिट्टी हमारी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट 4 नंबर की। देखिए क्या होता है, लेटेराइट अगर मिट्टी की बात करें, लेटिन भाषा का एक शब्द है लेटर, सही है।
उससे क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। इसका अर्थ होता है ईंट। सही है, ईंट वाली मिट्टी भी कह सकते हैं इसको हम। सही है, जो लेटेराइट है, लेटर शब्द है कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। और अर्थ क्या होता है, ईंट। कि यह जो मिट्टी है ईंट जैसी होती है। सही है, ईंट होती है लाल रंग की, वैसी यह भी दिखाई देती है। और यह जो मिट्टी है देश के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। और इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटाश्यम और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि लाल मिट्टी से थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी है। सही है, अगर उपजाऊपन की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि लाल मिट्टी से थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी है। और भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह जो क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की, यहाँ पर क्या पाया जाता है, भारी वर्षा पाई जाती है और उच्च तापमान पाया जाता है। देखिए आप पश्चिमी घाट के पास वाला क्षेत्र, इधर उड़ीसा के पास वाला, पश्चिम बंगाल के पास वाला, इधर मेघालय, और ये सुरमा घाटी असम के पास। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यह लाल मिट्टी पाई जाती है। असम मेघालय के पठार हम बोल सकते हैं इसको, रांची का पठार, प्रायद्वीप के पहाड़ी क्षेत्र, तमिलनाडु, कुछ भाग कर्नाटका और केरल में यह लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में देखिए दो चीज़ हैं, एक तो है भारी वर्षा, क्या है, भारी वर्षा, और दूसरा है उच्च तापमान। दूसरा क्या है, उच्च तापमान। इसके कारण क्या होता है, इस मृदा का निर्माण होता है। मैंने कल आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था निक्षालन और दूसरा बताया था केशिका क्रिया। वो दोनों इस मिट्टी में पाए जाते हैं। सही है, निक्षालन, इसमें क्या होता है, सोडियम और जो फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस की तो वैसे ही इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा के साथ क्या हो जाते हैं, मिट्टी की निचली परतों में चले जाते हैं, जिसको हम लीचिंग भी बोलते हैं, निक्षालन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षालन। तो यह गुण कौन सी मिट्टी में पाया जाता है, इसी लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाती है, लाल मिट्टी से यह कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व थे कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो इस प्रकार जो मृदा की निचली परतों में उपजाऊपन चला जाना या पोषक तत्व चले जाना, हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, निक्षालन हो गया। अपवहन भी बोलते हैं उसको, कि नीचे चले गए। ठीक है, और इसी में थी केशिका क्रिया। ये काम भी इसी मिट्टी में होता है। कब होता है, जब वायुमंडल कैसा हो जाता है, जब शुष्क होता है मौसम। जब मौसम शुष्क होता है तो यह केशिका क्रिया भी इसी में चलती रहती है। इसमें क्या होता है, जितने भी पदार्थ नीचे वाली परतों में होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसमें लोहा और एल्युमिनियम जो होते हैं वो केशिका क्रिया द्वारा सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की धूप से वो जम जाते हैं, और जो कह सकते हैं ना कि हम सीमेंट के एक कठोर परत के रूप में हमें धरातल पर वो दिखाई देते हैं। भारी वर्षा पाई जाती है, उच्च तापमान पाया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ पाई जाती है, मानसूनी जलवायु की जो विशिष्टता है वो इसमें पाई जाती है। क्योंकि जो भारी वर्षा होती है कौन सी पवनों से होती है, मानसूनी पवनों से होती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो लेटेराइट की प्रक्रिया है वो भी किससे प्रभावित होती है, इसी वर्षा या मानसूनी वर्षा से प्रभावित होती है। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी के लिए इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो भारी वर्षा, दूसरा उच्च तापमान। सबसे पहले मानसून यहाँ आता है, मानसूनी वर्षा इसको लेटेराइट मृदा के निर्माण में सहायक है। दूसरा भूमध्य रेखा के पास में है, इसलिए यहाँ पर तापमान कैसा पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक एल्युमिनियम कह सकते हैं कि हम इसमें चूना पाया जाता है, और चूना वो क्या होता है, निक्षालन के कारण नीचे की परतों में चला जाता है। जो चूना है, इस मिट्टी में चूना पाया जाता है, लेकिन जैसे ही अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा के दिनों में क्या होता है, यह निक्षालन प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से वो चूना कहाँ चला जाता है, मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, भवन निर्माण कला में, ईंट बनाने में, मकान बनाने में। अब घर किससे बनाओगे आप, ईंटों से बनाओगे, तो ईंट बनाने में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बागायती कृषि में भी इसका उपयोग किया जाता है, बागान लगाए जाते हैं। और दूसरा इसमें जो अधिकता पाई जाती है, एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता पाई जाती है। और इसमें कह सकते हैं कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, इस केरल में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है,
केरल में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान भी उच्च रहता है और वर्षा कह सकते हैं कि मानसून पवनों द्वारा सबसे पहले हमारे मानसून का आता है केरल में होता है। 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी यहाँ पर पाई जाती है। तो केरल में सर्वाधिक होती है। भवन निर्माण बनाने में भी इसका काम में इस सामग्री या मिट्टी का उपयोग में लिया जाता है। दूसरा रीज़न क्या था, क्यों लिया जाता है, क्योंकि ईंट बड़ी अच्छी बनती हैं इससे, और हम घर किससे बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं। तो और वर्तमान समय में इस जो मिट्टी है इसमें बागान लगाने के कार्य भी किए जाते हैं। अब बात आती है कि जो लेटेराइट मृदा है इसका निर्माण उष्णाद्र क्षेत्रों में होता है। घूम फिर के वही चीज़ आ जाती है। देखिए, भारी वर्षा होता है, सही है, आर्द्र, तापमान अधिक, उष्णाद्र, दोनों एक ही चीज़ें हम बोल सकते हैं कि जब भारी वर्षा होती है तो क्या पाई जाती है, आर्द्रता, और उच्च तापमान है तो उष्ण। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, उष्णार्ध। कि जो लेटेराइट मृदा है उसका निर्माण किस प्रकार की जलवायु दशाओं में होता है, उष्णार्ध या भारी वर्षा या उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं कि आर्द्र और उष्ण तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। अगर इसी की बात हम करें कि उच्च जो क्षेत्र होते हैं उसमें, उच्च क्षेत्र का मतलब पर्वतीय भाग जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, अधिक अम्लीय पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वह पतली परत के रूप में पाई जाती है। और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें नमी युक्त और जो गहरी दोमट मिट्टी के रूप में यह पाई जाती है। क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी का जमाव अधिक हो जाता है, इसलिए जहाँ मिट्टी की परत मोटी पाई जाती है वहाँ मिट्टी गहरी पाई जाती है, दोमट रूप में पाई जाती है। और दूसरा रीज़न इन्होंने कहा कि यह स्व स्थान पर ही विकसित होने वाली मिट्टी है। स्व स्थान मतलब अपने उसी स्थान पर वह विकसित होती है और आर्द्र व शुष्क दशाओं में विकसित होती है। भैया आर्द्र भी है और शुष्क भी है। आर्द्र इसलिए भारी वर्षा होती है, शुष्क इसलिए है तापमान कैसा पाया जाता है, उच्च यहाँ पर पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आप चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या बताया था, केरल पर सबसे अधिक पाई जाती है। केरल में वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त है। अम्लीय जहाँ मिट्टी पाई जाती है वहाँ चाय की खेती की जाती है। देखिए, मैंने पीएच मान बताए थे आपको, मिट्टी के बताई थी ना, अम्लीय और क्षारीय पाई जाती है। फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है पीएच मान 6 से 7.5 पाया जाता है। कम या अधिकता पर अम्लीय या क्षारीय पाई जाती है। जो अम्लीय मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर चाय के बागान लगाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। केरल है, कर्नाटक, गोवा, वहाँ पर रबड़ के बागान भी इसमें लगाए जाते हैं, रबड़ के। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो गोवा क्षेत्र है उसमें काजू इस मिट्टी में आसानी से उत्पन्न किया जाता है, या कह सकते हैं कि हम काजू के भी बागान लगाए जाते हैं, या कह सकते हैं बहुत आसानी से वह वृक्ष पनप रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदा है काजू की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। जो भी बागान वगैरह लगते हैं उनसे क्या हो जाता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, ईंट जैसी है, सही है, और लैटिन भाषा की लेटर सबसे बनी है जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। ईंट कैसी होती है, रेड कलर की, तो लाल मिट्टी से कम उपजाऊ पाई जाती है। और लेटेराइट में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ईंट बनती है तो किस में काम आती है, भवन निर्माण सामग्री में उपयोग में आती है। और दूसरा हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के बागान लगाए जाते हैं। बागानों में हम रबड़ है, कहवा है, चाय है, विभिन्न प्रकार के बागान लगाए जाते हैं, काजू की खेती की जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेटेराइट के बाद क्या है, मरुस्थलीय। ठीक है साहब, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल। अब मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। जहाँ मरुस्थल है वहीं क्या मिलेगी, मरुस्थलीय मृदा मिलेगी। और हमें पता है कि हमारा जो थार का मरुस्थल है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहाँ पर यह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। देश के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है। अब मरुस्थलीय मृदा है तो कैसी है, मृदा कैसी है, बलुई है, लोहा और फास्फोरस तो पर्याप्त रहता है, लेकिन नाइट्रोजन और जीवाश्म की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है।
मिट्टी बलुई है तो मोटे अनाज उत्पन्न होते हैं। भाई मिट्टी बलुई है तो कैसे अनाज उत्पन्न होंगे? मोटे अनाज उत्पन्न होंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे गंगानगर है उसमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहाँ पर कपास, गन्ना और कपास, चावल या गेहूं की खेती भी वहाँ पर की जाती है। गंगानगर में गन्ने की खेती भी की जाती है और चावल की खेती भी की जाती है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध है। लेकिन वहाँ पर जो मिट्टी है पूर्ण रूप से बलुई नहीं पाई जाती है, उसमें भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण उस पर चावल की खेती की जा सकती है। चावल की जो फसल होती है उसको अधिक जल की आवश्यकता होती है और बलुई मिट्टी में लंबे समय तक पानी को जल संयोजित करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसलिए जो गंगानगर की जो मिट्टी है भूरी रेतीली कछारी प्रकार की मिट्टी है, जिसमें चावल का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। दूसरी इन्होंने कही कि इस क्षेत्र में देखिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें एक समस्या पाई जाती है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं दिन में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है तो जो चट्टानें होती हैं फैल जाती हैं। रात्रि में तापमान अत्यधिक निम्न हो जाता है जिसके कारण जो चट्टानें हैं उनमें वापस से सिकुड़न आती है। तो एक बार फैलेंगे, एक बार सिकुड़न होगी तो क्या होती हैं, चट्टानें भूर-भूरी हो जाती हैं और अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि, और उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए मरुस्थलीय जो मिट्टी है, मिट्टी किस प्रकार की है? बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी की एक विशेषता पाई जाती है कि जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी। तो जितनी जल्दी गर्म होगी, दिन का तापमान तो पहुंच जाता है 48 डिग्री सेल्सियस तक और रात्रि का पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। तापमान में जब इतना अधिक अंतर पाया जाता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं और जो चट्टानें होती हैं दिन में तो फैलेंगी और रात को वापस सिकुड़न होगी तो चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि इसके कारण क्या होता है, इस मृदा का विकास हुआ है। शुष्क और अर्ध शुष्क दशाओं में क्या हुआ, इस मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ क्योंकि जैसे ही चट्टानें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, भूरी-भूरी हो जाती हैं और टूटकर बिखर जाती हैं, जिसके कारण क्या हुआ, इस मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ। इसलिए यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वह मोटे कणों वाली पाई जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है सरंधी होने के कारण इसमें कौन सा गुण पाया जाता है कि जल धारण की जो क्षमता होती है वो कम पाई जाती है। सही, आप पानी डालोगे एकदम से पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन लंबे समय तक उस पानी को संयोजित करने की क्षमता कम पाई जाती है क्योंकि मोटे कण हैं तो बीच में जो हवा होती है हवा बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है, लेकिन लंबे समय तक जल को संग्रहित करने की इसमें क्षमता नहीं पाई जाती है। जैसे काली मिट्टी थी, बहुत बारीक कण होते हैं, एक बार आप उसको गिली कर दो कई दिनों तक वो गिली रहेगी, लेकिन जो बलुई मिट्टी है वो उसमें जल को संग्रहण करने की अधिक क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इन्होंने कहा तो इस प्रकार की जो मिट्टी है बलुई से लेकर भूरी कह सकते हैं कि दोमट मिट्टी तक दोनों मिक्स रूप में भी पाई जाती हैं। लेकिन मृदा का जो मान बताया पीएच मान 7.2 से 9.2 तक पाया जाता है और यह लवणीय प्रकृति की पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लवणीय प्रकृति की। जैसे ही 7.5 से ऊपर पीएच मान होता है मृदा किस प्रकार की होती जाती हैं? लवणीय होती जाती हैं। दूसरा एक रीज़न और भी है कि राजस्थान में, या हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग या राजस्थान वाले भाग में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से, क्योंकि कर्क रेखा हमारी यहीं पास ही गुजरती है और वर्षा की मात्रा कम होती है, मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण भी जो नमी होती है वो वाष्पीकरण से उड़ जाती है और जो नमक है वह मिट्टी की परतों में पाया जाता है। यहाँ पर एक मोस्ट फेमस नदी बहती है राजस्थान में, लूनी नदी। आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वह खारे क्षेत्र में बहती है, खारा क्षेत्र मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, तो नमक क्या होता है, जल में घुल जाता है, जिसके कारण उस नदी को क्या बोलते हैं, आधी मीठी और आधी खारी नदी उसको कहते हैं। और बस दक्षिणी पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, और इन क्षेत्रों में मोटे अनाज और गुजरात वाले क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इस फसल में मोटे अनाजों में बाजरा तय, सही है। दलहन तिलहन भी यहाँ पर बोए जाते हैं, लेकिन जो अगर मोटे अनाजों की हम बात करें उसमें बाजरा मुख्य रूप से, बाजरा है, गवार है, ये राजस्थान की या इस मरुस्थलीय क्षेत्र की मुख्य क्या पाई जाती हैं, फसलें हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? मरुस्थलीय हो गया। अब अपने पास पर्वतीय मृदा कह सकते हैं कि हम
ऐसी मृदा जो पर्वतों पे पाई जाती है, ये वाली जो फर्स्ट वाली, हिमालय वाला पूरा क्षेत्र लगा लीजिए, अरुणाचल प्रदेश और ये वाला भाग, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कह सकते हैं कि पर्वतीय ढालों पर विकसित होने वाली मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि पर्वतों पे वन भी पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा नाम क्या पड़ा? वनीय मृदा। सही है। मैप बनाना, उसके बाद इसको डिफाइन करना, ठीक है। अब बात करें कि यह पाई कहाँ कहाँ जाती है। भारत के 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है, पतली परत के रूप में पाई जाती है। देखिए, एक चीज़ को हमेशा बिल्कुल याद रख लेना, रटना नहीं है, समझ लेना कि जो पर्वत होते हैं वहाँ पर जो मृदा की परत पाई जाती है वो पतली पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि नीचे चट्टानें होती हैं जिसके माध्यम से पतली परत के रूप में पाई जाती है। लेकिन जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ क्या पाई जाती हैं? जो मिट्टी की परत है वो गहरी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, पतली परत के रूप में नहीं पाई जाती है, मोटी परत के रूप में पाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ढलान पर मिट्टी का जो झुकाव होता है वो कम पाया जाता है और मैदानी क्षेत्र में वह आसानी से अधिक मोटे रूप में पाई जाती है। जो पतली है तो क्या है? कम गहरी है, पथरीली है और मृदा में जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। देखिए, जीवाश्म क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, ह्यूमस या जीवाश्म। इसमें क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती हैं। तो यह जो क्षेत्र है, पर्वतीय जो मृदा है, उसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति पाई जाती है, तो पेड़ों से पत्ते टहनियाँ गिरते रहते हैं और गलने सड़ने से क्या पाई जाती है? जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। लेकिन अधिकांश जो भाग है वो अपघटित नहीं होता है, जिसके कारण जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है। उसका रीजन सुनिए अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, या कह सकते हैं कि तापमान कम पाया जाता है। तापमान कम पाया जाएगा। देखो, मैंने आपको एक जीवाणु बताया था, सही है, कवक बताया था, वो कब एक्टिव ज़्यादा होंगे? जब अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होगी, सही है। तो इन क्षेत्रों में जब सूर्यताप की हमें कम मात्रा में प्राप्ति होती है तो जीवाणु कम सक्रिय होते हैं। जो पेड़ पौधों से पत्ते गिरते हैं वो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो पाते हैं, सही है। जब पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते तो कह सकते हैं कि जीवाश्म जो अम्ल होता है या ह्यूमस जो अम्ल होता है उसका निर्माण होता है। और ये जो मृदा होती हैं किस प्रकार की बन जाती हैं? अम्लीय बन जाती हैं, सही है। मृदा कैसी बन जाती हैं? अम्लीय बन जाती हैं। बात करते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि मृदा पाई कहाँ जाती है? हिमालय क्षेत्र की बात करें और उधर उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी और पूर्वी, जहाँ जहाँ हमारे पर्वत पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और इलायची की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा है, ये जितने भी हमारे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठार हैं, वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो मिट्टी है उसमें अंतर पाया जाता है, सही है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। अंतर का रीजन क्या है? एक तो है जलवायु, दूसरी वनस्पति। फर्स्ट क्या है? जलवायु। अंतर किसकी वजह से है? जलवायु की वजह से, वनस्पति की वजह से, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा स्थलाकृतिक अंतर भी है। किस प्रकार का अंतर है? स्थलाकृतिक होता है पर्वत पठार मैदान, उसके अकॉर्डिंग। भूमध्य रेखा के पास में है, कर्क रेखा के पास में है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है, इसलिए अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये सब इनसे दूर, सही है, शीतोष्ण क्षेत्र कह सकते हैं हम। इसलिए जो जलवायु और वनस्पति है वो क्या करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतों पे जो पाए जाने वाली मिट्टी है, वो दोनों अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। इन्होंने कहा कि वनस्पति की अधिकता के कारण जैव पदार्थ तो पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन वह अपघटित नहीं हो पाता है। इसी कारण देश में दो प्रकार की पर्वतीय मृदाएं पाई जाती हैं। इस वाले में अपघटित हो जाता है, इस वाले में अपघटित नहीं होता है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो जो जीवाणु और कवक होते हैं क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं तो क्या होते हैं? पेड़ पौधों से जितने भी पत्ते गिरते हैं उसको क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। लेकिन इस वाले क्षेत्र में वो अपघटित नहीं होते, तो दोनों अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। एक तो इन्होंने कहा, एक जो मिट्टी पाई जाती है वो है भूरी वन मृदा। कौन सी है?
दो प्रकारों में विभाजित कर दिया हमने। और दूसरी जो है पौडजोलिक मृदा, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक है भूरी वन मृदा, दूसरी है पौडजोलिक मृदा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो मिट्टियां हैं, कौन सी, वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा, उसमें अंतर पाया जाता है जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति के आधार पर। इसलिए हमने उसको दो भागों में बांटा, एक है भूरी वन मृदा और दूसरी है पौडजोलिक मृदा। और लास्ट हम किसकी बात करेंगे, और एक चीज़ इसमें ये भी आई जाती है कि इधर से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है। वे बीच में नेपाल आ गया, नहीं, पूरा हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है भारत में। और इसमें हम दूसरी क्या कहेंगे कि ह्यूमस की अधिकता होती है, नवीन और अविकसित मृदा है। सबसे बाद में इस मृदा का जन्म हुआ है और अविकसित है। देखिए मैंने आपको कटिबंधीय, अंतरकटिबंधीय और अकटिबंधीय कल बताया था ना, तो उसमें ये परिपक्व मृदा होती है, जो प्राचीन होती है परिपक्व होती है, न्यूनतम होती है वो अपरिपक्व होती है। तो जो यह वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा है वो किस प्रकार की है, नवीन मृदा है और अविकसित मृदा पाई जाती है। क्या थी, ये थी हमारी, हाँ, दो और बची हैं हमारी, उनकी बात करते हैं। एक है हमारी कौन सी है, क्षारीय मृदा, और इसको बोलते हैं हम लवणीय या क्षारीय, सही है। इसके देखिए बहुत सारे नाम हैं, क्षारीय मृदा, इसको दूसरा नाम है रेह मृदा, कल्लर, रेह, कल्लर, ऊसर, बहुत सारे नाम है इसके। और क्या है, क्षारीय, धूसर, चौपन ठीक है, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। देखिए क्या होता है, जो क्षारीय मृदा होती है या लवणीय मृदा होती है, देश के शुष्क और जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अंतरकटिबंधीय मृदा में यह शामिल है। कौन सी में, अंतरकटिबंधीय मृदा में यह शामिल है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। केरल के सुंदरवन का, केरल के साथ क्या है, सुंदरवन का डेल्टा और गंगा के बाएं किनारे पर यह पाई जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा बनता है उसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सही है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, सुंदरवन का डेल्टा। आगे वनस्पति में पढ़ेंगे हम इसको। तो गंगा के बाएं किनारे पर पाई जाती है। इसके बारे में ऐसा मानना है कि इसमें केशिका क्रिया पाई जाती है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अभी बात की थी हमने कौन सी क्रिया की, केशिका क्रिया, सही है। उसमें क्या होता है, जो मिट्टी की निचली परतों में जितने भी लवण होते हैं वो क्या आ जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं। जैसे क्या हुआ, पंजाब वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र, आपने क्या किया, नहर के माध्यम से जल दिया। जितने भी जो पोषक तत्व नीचे मिट्टी की निचली वाली परतों में आते हैं वो जल के साथ घुलते हैं और कहाँ पर पहुँच जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत में पहुँच जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केशिका क्रिया। या छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से ये सोडियम और ये सारे लवण कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी धरातल की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। लवणीय कब होगी, जब धूप पड़ेगी, धूप पड़ने से क्या हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण होगा, शुद्ध जल उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, लवण बच जाएगा, सही है। तो इस लवणीय मृदा को क्षारीय मृदा, रेह, कल्लर, ऊसर और धूस, मतलब इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि यह जो मृदा है इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, उपजाऊ मृदाओं में यह शामिल नहीं है। और जहाँ तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर नारियल और ताड़ के वृक्षों की खेती की जाती है। इसे रेह, ऊसर, कल्लर इन सभी नामों से जाना जाता है। और इसमें जो मिलने वाली जो वनस्पति है उसको बोलते हैं लवणोद्भिद, लवणोद्भिद, सही है। कि लवण वाली जो मिट्टी होती है उसमें जो फसलों का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं। और हरी खाद और जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी
चाहिए। अगर जल रुक जाएगा तो वापस ये समस्या बढ़ जाती है, जिससे फसल का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हरी खाद और हम इसमें दूसरा क्या जिप्सम का उपयोग करते हैं, जल निकास की सही प्रॉपर व्यवस्था होती है तो इस पर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और लास्ट हम बात करेंगे पीट या जैविक मृदा भी बोलते हैं उसको। पीट के साथ क्या बोलते हैं, जैविक मृदा। देखिए क्या है, पीट या जैविक मृदा लास्ट है हमारी। इसमें क्या होता है कि उष्ण आर्द्र दशाओं वाले दलदली प्रवेश में जैविक पदार्थों की बड़ी मात्रा में जमाव के कारण ये जो मिट्टी होती हैं वो क्या होती हैं, विकसित होती हैं। ऐसी मिट्टी भारत में केरल में, उत्तरी बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह मृदाएं पाई जाती हैं। काली होती हैं, भारी होती हैं, अम्लीय होती हैं। और ये जो मिट्टी होती है ये गन्ने की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। फास्फोरस पोटासियम की कमी पाई जाती है और जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। जल का निकास हो तो अम्लीयता बढ़ जाती है। और जहाँ पर पीएच मान कितना आ जाता है, 3.5 से 4 तक इसका पीएच मान आ जाता है। देखिए अम्लीयता जहाँ बढ़ेगी 7 से कम पीएच मान मिलेगा, ठीक है। क्षारीयता जहाँ बढ़ेगी 7 से अधिक पीएच मान मिलेगा। और पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 6 से 7.5 पीएच मान मृदा का होना चाहिए। ये थी आज हमारी कौन सी मृदाएं, सारी मृदाएं जिसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आप भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना किसके साथ है, आपको मैप के साथ पढ़ना है। लेटेराइट मृदा की कोई एक विशेषता बताएंगे कि लेटर किस भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में जो पर्वतीय मृदा पाई जाती है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो पर्वतीय मृदा है उसमें अंतर पाया जाता है, उसका रीज़न आप मुझे बताएंगे। इन तीनों क्वेश्चनों का आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।